दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी पूर्वालोकन घटना चक्र को। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे भारतीय इतिहास को कवर करेंगे और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। पशुपालन भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो जवाब होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक युग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में जो है लोथल है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो बनावाली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कलिबंगा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो नहीं थे वो होगा बीएस स्मिथ, बाकी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी इसका जवाब होगा। वर्तमान में रावी नदी से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका जो जवाब होगा पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है,
बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का है। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल, इसका जवाब होगा। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदीन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदीन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदीन ने बसाया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरह या गिरिवर्ज, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, इसका जवाब होगा। इंडिका के लेखक कौन था? तो इसके जो लेखक थे मेगास्थनीज, अभी ऊपर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, तो ये जो दूत था सेल्यूकस निकेटर का था। ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इनका जो संबंध था ऑप्शन ई हो जाएगा। कलिंग के चेदी राजा का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, इसका जवाब होगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, तो ये जो थे स्कंदगुप्त, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री संग्यून ने भारत की यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसोंग, इसका जवाब होगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी कलहन की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, कनाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव, इसका सही जवाब होगा। नान्य देव ने 1097-98 ईस्वी में कनाट वंश की स्थापना की थी। कनाट वंश का अंतिम शासक जो था हरि सिंह था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगीरा में
यह राजगीर में वर्तमान समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनको सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। पहला, जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया गया था, और निधन जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? गुप्त इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता में से भर्ती हेतु। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन पढ़ते हैं, देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका जो जवाब होगा, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी, इसमें दिया गया है ए और सी दोनों सही हैं। पाटलिपुत्रा और गिरिवर्ज दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी जो राजधानी थी, इसके ऊपर दिया गया है ए और सी, यानी पाटलिपुत्रा और गिरिवर्ज दोनों थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है?
तो खरोष्टी लिपि इसका जवाब है। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो ऑप्शन ई इसका जवाब होगा। आइए देखते हैं। अशोक धम्म एक नैतिक साहित्य थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें विलेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिनवे बहुक्याने दया दाने सच्चे सोचे मादे साधवे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान था, धार्मिक सहनशीलता निहित है, अतः सही विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भामरू स्तंभ। भामरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो जवाब होगा प्रियदर्शी होगा। प्रियदर्शी होगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसके जो लेखक हैं ग्रीको पेरिप्लस हैं। यह रोमन मिस्र के बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका जो जवाब होगा बीमा कड़फिसेस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश इसका जवाब होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो इनका जो नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। तो इस प्रकार जो इसका जो जवाब है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा गुप्त वंश इसका जवाब है। अगला प्रश्न है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत
शाल्यक्रिया का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। यह काशी के रहने वाले थे। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। मथुरा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कविवान निवासी था? तो पाटलिपुत्रा के निवासी थे कविवान। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था? तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चीनी यात्री इत्सांग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था तो बिहार का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका जो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थलों को भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त इसका जवाब होगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमत्रा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुस्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ऐसा करने वाला जो था बालपुत्र देव था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजा वंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो जो नहीं हुआ है वो कदम इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं चंदवर दाई इसका जवाब होगा। स्वप्न वसवदता के लेखक हैं भास इसका जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास इसका जवाब होगा। कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है? मिलिंदोपन्ह इसका जवाब होगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम इसका जवाब है।